गांव में बीजेपी का अभी भी आउटरीच नहीं है। टीएमसी अगर हार गई इस चुनाव में, सीपीआईएम बेटर होगी ममता बनर्जी से। जो प्रधानमंत्री ने गलती की थी पिछले चुनाव में, दीदी और दीदी आपने बताया, बैकफायर किया, निश्चित रूप से बैकफायर किया और किसी को पसंद नहीं आया था उनका स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग। असम में वोट पड़ चुके हैं, क्या खबर है ये आज जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत कुमार सिंह जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। बड़ा सवाल जिसके लिए आज हमने इनको आमंत्रित किया है कि ओवैसी अलग लड़ते हैं, उन्हीं सीटों पर लड़ते हैं जो मुस्लिम बहुल है। बिहार में वो कमाल कर चुके हैं, पश्चिम बंगाल में क्या वो कोई कमाल दिखा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी को जो सर्वे लगभग बराबर दिखा रहे हैं, क्या वाकई ये स्थिति है? स्थिति क्या है? ममता बनर्जी जीतने की स्थिति में है। और एक बड़ा सवाल कि ममता बनर्जी चौथी बार जीतती हैं तो क्या सीधे दिल्ली के लिए दावेदारी करेंगी? क्या जीतने की स्थिति में है या भारतीय जनता पार्टी इस बार जैसा दावा कर रही है? आज ही घोषणा पत्र जारी हुआ है, अमित शाह गृह मंत्री जो हैं वो वहां मौजूद थे, तमाम नेता जमीन पर अपना दम दिखा रहे हैं, भवानीपुर में संग्राम होने वाला है। तो सिंह साहब, सीधे आपसे ही सवाल कि क्या स्थिति है, क्या होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में, मोदी या ममता? सीधा सवाल, सीधा जवाब दीजिए। इस बार ममता बनर्जी के लिए भी पश्चिम बंगाल आसान नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी पश्चिम बंगाल आसान नहीं है। अब इसका मतलब समझ सकते हैं कि नेक टू नेक का फाइट है और पूरी कड़ी टक्कर में दोनों पार्टियां हैं और दोनों की तरफ से व्यूह रचना जबरदस्त हो रही है। दोनों एक दूसरे के लिए काफी जाल बिछा रहे हैं, काफी बड़ी चक्रव्यूह अपना कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें आते हैं थोड़ा सा पॉइंट वाइज। जैसे है क्या कि टीएमसी का जो है, एक तरह से उसने, अब हम लोग कई बार इस बात बोल चुके हैं, ये बात कि जो पहले वामपंथी शासन हुआ करता था 30-35 साल तक, तो उन्होंने कैडर राज स्थापित किया, उसको इन्होंने कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक उसी तरह से टीएमसी का भी कैडर राज है। लेकिन एक चीज और है कि कैडर राज में, इनके कैडर राज में उनके कैडर राज में अंतर है कि इनके यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया। उनके टाइम में भ्रष्टाचार एक लिमिट के अंदर था। ये चीजें हैं। तो लेकिन इसका एक बात ये भी होती है, साइड इफेक्ट ये भी होता है कि जो कैडर को आदत लग गई कट मनी खाने का, जो कि प्रधानमंत्री लगातार हर एक भाषण में इस बात की चर्चा कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में सघन दौरा उनका हो रहा है, हर एक जगह कट मनी और भ्रष्टाचार की बातें काफी व्यापक रूप से कर रहे हैं। तो उसका एक साइड इफेक्ट ये भी होता है कि जिसके मुंह खून लग गया, तो स्वाद लग गया, तो वो उसके लिए जी जान लगा देता है। तो उनका कैडर जो है जी जान लगा देगा कि सत्ता हमारी हाथ में रहनी चाहिए, वरना ये हमारी जो कमाई है, ये जो कटमनी है, ये जो भ्रष्टाचार है, ये खत्म हो जाएगी। अब कुल मिला के वहां जो है कुछ बातें और भी हैं। जैसे कहना है लोगों का कि बीजेपी ने शहरों में तो काफी बढ़त बना लिया है, लेकिन गांव में बीजेपी का अभी भी आउटरीच नहीं है, उनका संगठनात्मक विस्तार नहीं हुआ है। अभी चूंकि वहां इलेक्शन कमीशन का राज चल रहा है, वहां ममता बनर्जी का राज नहीं है। ये जो आचरण संहिता जो लागू हो गया है उसके चलते तो बीजेपी बहुत सहज महसूस कर रही है। अन्यथा बीजेपी के लोग वहां, चूंकि आतंक और डर तो रहता ही है, तो वो लोग गांव में काम नहीं कर पाते हैं, उनको हिंसा का डर सताता है और इसलिए गांव तक वो नहीं पहुंच पाए हैं और गांव में उनका इतना नहीं है। ठीक है, लोगों में एक उबाल भी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है ममता बनर्जी का, और बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिनके चलते स्पॉन्टेनियसली लोग सडनली चाहते हैं कि सत्ता चेंज हो जाए तो हम उसके साथ जाएंगे, चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा जो बीजेपी का संगठनात्मक ये होना चाहिए, जो दूसरे राज्यों में बीजेपी कर लेती है, वो वहां देहाती क्षेत्र में, रूरल एरिया में वो नहीं कर पाई है। ये बीजेपी की कमजोरी है। क्योंकि निश्चित तौर पर ममता बनर्जी वो खिलाड़ी हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं कि वो अपने मैदान पर कैसे खेलती हैं। क्योंकि जैसा सर जिक्र कर रहे थे और हमने कई बार जिक्र किया भी है अपने कार्यक्रमों में, कैपिटल हेडलाइंस पर, कि आप ये समझिए कि चुनाव जीतना एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगर आपने क्रैक कर लिया तो आप चुनाव हारते नहीं है। जैसे आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, गुजरात में 1995 में चुनाव जीती थी, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी है, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी कोई मुद्दा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 टर्म पूरे करने जा रही है। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, 2003 के बाद से सिर्फ 1.5-2 साल कांग्रेस की सरकार रही,
वरना भारतीय जनता पार्टी रही। उड़ीसा में नहीं कर पा रहे थे नवीन पटनायक जब अपने फॉर्म में थे, लेकिन उड़ीसा भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया। और जितने बुजुर्ग नेता थे जिस समय 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने भारत के, उस समय जितने बुजुर्ग नेता थे, कई राज्यों में बुजुर्ग नेता थे, उनमें सिर्फ ममता बनर्जी रह गई हैं। 71 साल उनकी उम्र हो चुकी है, 75 साल उम्र हो चुकी है नरेंद्र मोदी की, और ये बताया जा रहा है कि संघ चाहता है कि नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई चैलेंजर है ही नहीं। कोई कह ही नहीं रहा है कि वो उनकी जगह लेंगी, लेकिन एकमात्र नेता जो चैलेंजर बन सकती हैं वो ममता बनर्जी हैं। तो ये जो नस है, जो पकड़ने की चीज है, या रग पर हाथ है ममता बनर्जी का, क्या वहां पीछे छोड़ पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि पिछली बार तो कुदरत भी साथ नहीं थी, कोविड की वजह से छठे सातवें दौर के जो रैलियां थी प्राइम मिनिस्टर की वो नहीं हो पाई थी। दीदी ओ दीदी जिस तरह से उन्होंने नारे लगाए थे वो बैकफायर कर गया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत संभल के चल रही है, ममता बनर्जी के हर चीज को वो काट करने की कोशिश कर रही है। तो क्या ममता का रंग फीका पड़ रहा है, या ममता प्राइम मिनिस्टर हो सकती हैं? बंगाल के दिल में भी एक आकांक्षा इस तरह की है, क्योंकि बहुत दिनों से भारतीय केंद्रीय राजनीति में वो असर नहीं है पश्चिम बंगाल का। जी बिल्कुल, वो ठीक है, वो बात है, लेकिन बहुत ज्यादा इस पर लोग तूल भी नहीं दे रहे हैं। और जो बातें हैं, जो दुखती नस है, वो इस बार जरूर तंग कर रहा है ममता बनर्जी को। क्योंकि देखिए, जो प्रधानमंत्री ने गलती की थी पिछले चुनाव में, दीदी और दीदी आपने बताया, बैकफायर किया, निश्चित रूप से बैकफायर किया, और किसी को पसंद नहीं आया था उनका स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग। लेकिन इस बार वो बहुत ठोक कर कदम रख रहे हैं, बड़े सधे हुए शब्दों में बोलते हैं और आंकड़े लेकर जा रहे हैं। जैसे कभी कभी वो निर्ममता की सरकार शब्द यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी, रोज नहीं कर रहे हैं, बराबर नहीं कर रहे हैं। एक चीज, दूसरा कि महाजंगल राज, ये भी कभी कभी शब्द यूज कर रहे हैं। तीसरा कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ घुल मिल रहे हैं। कभी ऐसा पहले नहीं होता था, जहां भी हेलीकॉप्टर से उतरते हैं वहां कार्यकर्ताओं को नजदीक चले जाते हैं और वहां बोलते हैं कि देखो, सबको बोलो कि निर्भय होकर मतदान करें। ये एक बड़ी बात हो रही है। दूसरी चीज कि कट मनी और भ्रष्टाचार पर ये लगातार कर रहे हैं। इस चीज को उन्होंने पकड़ा है कि कट मनी का उल्लेख हर भाषण में 5 बार भी हो, 10 बार भी हो, लेकिन होना चाहिए। तो वो वहां नहीं चूक रहे हैं। तीसरी बात कि कुछ आंकड़े लेकर जा रहे हैं, जैसे मांस भात भाजपा आएगी तो सरकार ये बंद कर देगी। तो उस चीज पर उन्होंने आंकड़े लेकर गए हैं कि बिहार में मांस भात मतलब मछली उत्पादन, बाहर से मछली आती थी, अभी बिहार से मछली एक्सपोर्ट होने लगा, इतना बिहार में बढ़ गया। बंगाल में सबसे ज्यादा था, घट गया, बंगाल पीछे चला गया। तो एनडीए की सरकार बनी बिहार में तो उसमें फायदा होगा बिहार में, उसी तरह से भाजपा की सरकार बनेगी बंगाल में तो मछली का उत्पादन बढ़ा देंगे, रोजगार मिलेगा, वगैरह वगैरह। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें वो लोग आंकड़ा दे देकर, जैसे यूसीसी पर ये लोग जोर दे रहे हैं। यूसीसी मतलब जो समान नागरिक संहिता, इस पर काफी जोर दे रहे हैं। इसका उद्देश्य स्पष्ट है, क्योंकि इन लोगों ने जोड़ घटाव कर लिया कि अगर 70% हिंदू एक तरफा अगर भाजपा के साथ आ जाते हैं तो समझिए कि भाजपा की जीत हो जाएगी। इतना जोड़ घटाव उन लोगों ने कर लिया है। तो उस हिसाब से ये यूसीसी की बात कर रहे हैं, ट्रिपल डी की बात कर रहे हैं, यानी डिटेक्ट, घुसपैठिया को डिटेक्ट करेंगे, यानी उसका पहचान करेंगे, उसका नाम डिलीट करेंगे और उसको डिपोर्ट करेंगे, वापस बांग्लादेश भेज देंगे। ये इन सब चीजों पर ये लोग जो जोर दे रहे हैं, 45 दिनों के अंदर 7वां पे कमीशन वहां लागू कर देंगे पश्चिम बंगाल में। जो केंद्र में 2016 में 7वां पे कमीशन लागू हुआ था 2016 में, वो 2026 तक पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। महिलाओं को 3,000 रुपए देने की भी बात कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से लग रहा है कि भाजपा काफी जोरदार तैयारी के साथ इस बार उतरी है। पिछले बार से बहुत सारा सबक उसने लिया है। 91 लाख जो नाम कटे हैं वो से एक तरीके से डिसएडवांटेज है। तो अगर ममता बनर्जी इस बार चुनाव जीतती हैं तो उसके मायने क्या होंगे, ये भी जरा समझा दीजिए। जी, अगर जीत जाती हैं तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि उनका कुछ काम किया है। जैसे सोशल वेलफेयर वाला स्कीम हम लोग बात किए,
कि उससे बहुत ज्यादा महिला, हर परिवार में 5,000-7,000 रुपए जा रहे हैं, किसी परिवार में 5,000, किसी परिवार में 7,000 तक रुपए आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो परिवार चाहेंगे कि भाई उनका बंद ना हो। उनको विश्वास नहीं है कि भाजपा आएगी तो ये कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी, खत्म कर देगी, क्या करेगी। तो एक अनसर्टेनिटी की स्थिति है भाजपा के तरफ से, तो उसमें उन लोगों को राष्ट्रीय राजनीति में भी कोई बदलाव आप देखते हैं इसके बाद? जी हाँ, निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी को खुद से प्रयास तो वो करेंगी ही, लेकिन खुद से प्रयास करने की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। बाकी जो जितने भी रीजनल पार्टीज हैं वो खुद ही दौड़ लगाएंगे कि भाई अब आप आइए राष्ट्रीय क्षितिज पर। आपने काफी दिन पश्चिम बंगाल को संभाला, आपने वहां भतीजा को भी तैयार कर लिया है। ठीक है, जब तक लोकसभा का चुनाव होता है और आप प्रधानमंत्री नहीं बनती हैं तब तक तो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनी ही रह सकती हैं। तो साथ साथ वहां भी एक आजमाइश किया जाए कि भाजपा की सरकार को हराया जाए 2029 के चुनाव में, और ये आपके नेतृत्व में ही संभव है। दो हिसाब से संभव है, एक तो करिश्माई लीडर के रूप में एक छवि बनेगी इनकी इस जीत से, दूसरी कि सीनियर है एज के मामले में भी, पॉलिटिकल अनुभव के मामले में भी, और हर तरह से स्पीचेज भी उनके बहुत अच्छे होते हैं, चाहे अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी कहीं भी। और तीसरे कि वो और कोई उनका चैलेंजर नहीं है, मतलब अदर देन कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी को माइनस कर दीजिए तो कोई कहीं से कोई चैलेंजर नहीं है उनके लिए। जी, ये भी बताइए कि अगर ममता बनर्जी हारती हैं तो टीएमसी का क्या होगा, ममता बनर्जी का क्या होगा, और आगे की राजनीति क्या होगी? देखिए, टीएमसी अगर हार गई इस चुनाव में, सीपीआईएम बेटर होगी ममता बनर्जी से। आज भी वो लोग कहते हैं कि सीपीआईएम रेस में नहीं है, अदरवाइज बेटर देन ममता बनर्जी है इस मामले में कि वो इन सब चीजों में नहीं पड़ती है। ठीक है, उनका भी कैडर राज रहता है, वो भी बहुत ज्यादा मतलब किसी के, लेकिन किसी में वो ये नहीं करते हैं कि मुसलमान हो तो आप अपना मजहब अपने हिसाब से फॉलो करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू हो आप अपना हिसाब से अपने फॉलो करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको भी तुष्टिकरण नहीं करेंगे, उनका भी तुष्टिकरण नहीं करेंगे। कौन पश्चिम बंगाल में आगे है, ममता बनर्जी या नरेंद्र मोदी? और दूसरा जिससे बात हमने शुरुआत की थी, असम को लेकर आपके पास रिपोर्ट अब आ गई होगी, निश्चित तौर पर आपने एनालिसिस भी कर लिया होगा। वोटिंग के बाद क्या रिपोर्ट असम से है, ये दो सवालों के जवाब दीजिए, फिर चर्चा को कंक्लूड करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक ममता बनर्जी स्लाइटली आगे हैं पश्चिम बंगाल में, और जब आपने असम की बात कही तो वहां क्लियर है, बीजेपी का क्लियर है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जितना बीजेपी के बारे में नेशनल चैनल ने कहा था कि 90 सीटें 100 सीटें वो उतनी नहीं आ रही हैं, लेकिन हाँ स्पष्ट मेजोरिटी में बीजेपी आ रही है वहां। तो जिस तरह से ट्रोलिंग हुआ, जिस तरह से इनके बारे में वो दिखाया गया कि पता नहीं अब पिक्चर असली है कि नकली है, कि कार में मुंह छुपाते हुए भागे, उन सब चीजों को इतना ज्यादा वायरल किया गया कि वहां वो कांग्रेस पार्टी को उससे नुकसान हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन वहां बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए, लेकिन 70 से प्लस ही भाजपा मतलब एनडीए रहेगी, और वहां इस तरह की चीजें हैं, उसमें वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना ये लोग बता रहे हैं उतना भी नहीं है। जी, तो बिल्कुल आप जानते हैं कि सिंह साहब के प्रेडिक्शंस पहले कितने ऑन डॉट रहे हैं, इस बार भी आप देख सकते हैं 4 मई को नतीजे आएंगे। पश्चिम बंगाल में काफी कुछ सर ने बताया आज, लेकिन बहुत सारे मुद्दे बाकी हैं। तमिलनाडु की बात भी होनी चाहिए, वो किसी और दिन हम करेंगे सर से। सर, आज आपने हमें इतना वक्त दिया, विस्तार से इस पूरे मुद्दे को समझाया, और मैं जानता हूं कि आप काफी तैयारी करके आए। पहले आपने कई लोगों से बात की इस प्रोग्राम में शामिल होने के पहले। बहुत आभार कि आप इतनी मेहनत करते हैं लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए। कितनी आपकी तारीफ की जाए वो कम ही होगी। सर, आपने वक्त दिया हमें, बहुत शुक्रिया, आभार, और सभी देखने वालों का भी आभार। नमस्कार।